नमस्कार साथियों, बदला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी क्लास 8 लेसन नंबर 10 रीचिंग द एज ऑफ एडोसेंस किशोरावस्था की ओर। इसमें आप लोगों को स्टडी करना है मानव में जनन काल की अवधि। तो स्त्रियों में जो जननावस्था की शुरुआत है वो यौवन आरंभ 10 से 12 वर्ष की उम्र में शुरू हो जाती है और जो 45 से 50 ईयर तक यह प्रोसेस चलता रहता है। इसका जो शुरुआत होती है जिसको कहते हैं रजोदर्शन और जो समाप्त होता है उसको कहते हैं रजो निवृत्ति। अब जो ओवेरीज होती हैं उसमें एक अंडाणु मैच्योर होता है लगभग 28 से 30 दिन के अंतराल पर किसी एक ओवेरीज के द्वारा ये ओव्यूलेशन होता है, रिलीज होता है। अदर जो होते हैं वो रप्चर हो जाते हैं। 14 डेज पर ओव्यूलेशन है, ये बहुत ईजी सा है। आगे देखना है संतति का लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। तो मेल एंड फीमेल सभी जो मनुष्य है उसकी कोशिकाओं के केंद्रक में 23 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। इनमें से जो 2 क्रोमोसोम होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। मेल में प्रेजेंट होते हैं एक्स वाई और फीमेल में प्रेजेंट होते हैं एक्स एक्स क्रोमोसोम। जब मेल के एक्स क्रोमोसोम, मेल के पास तो एक्स और वाई 2 अलग अलग क्रोमोसोम है, जबकि फीमेल के पास में दोनों सेम क्रोमोसोम होते हैं एक्स एक्स। जब मेल का एक्स क्रोमोसोम है, अगर फीमेल के एक्स क्रोमोसोम से फ्यूज़न करता है तो फीमेल का फॉर्मेशन होता है, और अगर वाई क्रोमोसोम है वो फीमेल के एक्स क्रोमोसोम से फ्यूज़न करता है तो मेल का फॉर्मेशन होता है। तो ये प्रकार का होता है संतति का सेक्स डिटर्मिनेशन। इस प्रकार का प्रोसेस होता है। 8th की क्लास के अकॉर्डिंग अभी अपन को यही देखना है। तो जन्म से पूर्व शिशु का जो सेक्स डिटर्मिनेशन है उसके फादर का जो सेक्स क्रोमोसोम है उसके द्वारा होता है, जबकि ऐसा कहा जाता है कि सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए उसकी माँ रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा नहीं है। ओके, तो ये अपन ने छोटा सा देखा है। फिर ये लिंग हार्मोन के अतिरिक्त जो सेक्स हार्मोन है उसके अलावा कौन से और अदर हार्मोन्स होते हैं। तो जो पीयूष ग्रंथि होती है, कल अपन ने देखा था मटर के दाने के समान होती है पीयूष ग्रंथि, जो दिमाग में प्रेजेंट होती है मस्तिष्क में। पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावित ग्रंथि होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड जो मस्तिष्क से जुड़ी हुई होती है। पीयूष ग्रंथि टेस्टिस, ओवरीज के अलावा हमारे शरीर में थायराइड है, पेनक्रियाज है, एड्रिनल जैसी कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियाँ भी प्रेजेंट होती हैं। अब इनके क्या वर्क हैं, अभी की क्लास के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है कि फर्स्ट देखते हैं थायराइड ग्रंथि। ये जो थायराइड ग्रंथि होती है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। जबकि ऐसे पूछते हैं कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो वो लीवर है। सबसे बड़ी एंडोक्राइन है तो वो थायराइड ग्रंथि है। अभी थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण एवं स्त्रावण करके थायरोक्सिन हार्मोन आधारित जो मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस होती है उसको ये कंट्रोल करती है थायराइड ग्रंथि। ओके, थायराइड ग्रंथि जब थायरोक्सिन हार्मोन का उत्पादन नहीं कर पाती है तो ऐसे में क्या होता है कि गोइटर नामक डिजीज हो जाता है। और ये किसके कारण नहीं कर पाती हैं, क्योंकि आयोडीन की कमी हो जाती है। गले की जो ग्रंथि होती है थायराइड ग्रंथि, आयोडीन की कमी से जो गेंगा रोग होता है, जो गले की ग्रंथि होती है वो सूज जाती हैं, जिसको कहते हैं गेंगा रोग या गोइटर। तो अभी अपन को ये ध्यान में रखना है। फिर है एड्रिनल ग्रंथि, एक पेयर के रूप में यानी कि जोड़े के रूप में किडनी के ऊपर सेम के बीज की आकृति के रूप में ये प्रेजेंट होती है एड्रिनल ग्रंथि। इस एड्रिनल ग्रंथि को कहा जाता है सुपर रीनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो होती हैं ऐसे हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं जो रुधिर में, ब्लड में नमक की मात्रा को बैलेंस बना करके रखती हैं, संतुलित करती हैं। अब एड्रिनल ग्रंथि जो होती हैं वो एपिनेफ्रिन, नोर एपिनेफ्रिन इनका सिक्रेशन करती हैं। एड्रिनल ग्रंथि क्या करती हैं, एड्रिनलिन हार्मोन का स्रावण भी करती हैं। एड्रिनलिन हार्मोन क्या करता है, क्रोध आना, चिंता, उत्तेजना की अवस्था में तनाव के संयोजन का वर्क करता है। एक स्पेशल नोट है कि थायराइड और एड्रिनल ग्रंथि जो है, पीयूष ग्रंथि जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, उसके द्वारा स्त्रावित हार्मोन के माध्यम से प्राप्त जो भी आदेश होते हैं उसके अनुसार ही अपने हार्मोन का सिक्रेशन करती है। पीयूष ग्रंथि जो है वो ग्रोथ हार्मोन भी स्त्रावित करती है, वृद्धि हार्मोन। टोटल 7 प्रकार के ग्रोथ हार्मोन स्त्रावित करती है पीयूष ग्रंथि। अब कीट व मेंढक में जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट करने में क्या हार्मोन का योगदान होता है। तो अपन ने देखा था लाइफ साइकिल ऑफ ए फ्रॉग है, सिल्क वर्म है। तो फ्रॉग भी क्या करता है, पहले जो उसका लार्वल जो स्टेज होता है, टेडपोल लार्वा होता है, उसके बाद में उसकी एडल्ट में चेंज होता है। तो इसको भी बहुत सारी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो
कीट और मेंढक का जो लाइफ साइकिल है, फ्रॉग में भी थायराइड के द्वारा स्रावित जो हार्मोन होता है वो थायरोक्सिन इसका रेगुलेशन करता है। और टेडपोल से एडल्ट फ्रॉग बनने का जो प्रोसेस होता है उसको अपन क्या कह रहे थे, मेटामॉर्फोसिस या कायांतरण। अब ये अपन ने इजी सा चैप्टर था वो कंप्लीट कर लिया है, तो यहाँ से थोड़े से क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो ये अपन को ध्यान में रखना है। बाकी तो जो किशोर बच्चे होते हैं उनके न्यूट्रिशन संबंधी क्या रिक्वायरमेंट होती है, जो वो फूड लेते हैं उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, जो मिनरल्स होते हैं उनको इंक्लूड करना चाहिए। और कम्प्लीटली जो रोटी, चावल, दाल, सब्जियाँ ये सभी होती हैं, एक बैलेंस डाइट उनको लेना चाहिए। आयरन जो एलिमेंट है वो ब्लड का फॉर्मेशन करता है। लोह प्रचुर जैसे जिसमें पत्तेदार सब्जियां आ गई हैं, गुड़ है, संतरा, आंवला, ये सभी अच्छे फूड हैं। जो डिब्बा बंद जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो स्वादिष्ट तो होते हैं लेकिन उनको रेगुलर भोजन के स्थान पर यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी बहुत ही कमी होती है। तो ये लेसन अपना कंप्लीट है। कल अपन इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। तो मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।